Hello बच्चों, welcome to my channel Online Biology Tutorials. We are studying chapter number 15 and we have ultimately come to the last topic of our chapter, how to conserve our biodiversity. So biodiversity को कैसे conserve करें? There are two reasons for it. एक है हमारा in situ conservation और दूसरा है हमारा ex situ conservation. Okay? एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन. हमेशा इनकी आप कॉमन टर्म्स भी लिखोगे कि इन सीटू को ऑन साइट भी कहते हैं, एक्स सीटू को ऑफ साइट भी कहते हैं. नाम से ही समझ में आ रहा है. ऑन साइट मतलब जहां पे एनिमल रहता है वहां पे अगर है तो ऑन साइट, और जहां पे एनिमल रहता है अगर वहां पे नहीं किसी और जगह पे हम कर रहे हैं तो ऑफ साइट. अब इन सीटू कंजर्वेशन जहां पे एनिमल रहता है वहीं होता है. एक्स सीटू कंजर्वेशन जब एनिमल थ्रेटेंड की कैटेगरी में आए या एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आए या फिर एनिमल वल्नरेबल की कैटेगरी में आए तो दैट मीन्स उसे स्पेशल केयर की जरूरत है, और उस टाइम पे हम उस एनिमल को अपने हैबिटेट से अलग करके एक्स सीटू कंजर्वेशन देते हैं. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन. सो जब भी हम इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे इट वुड बी ऑन साइट, जहां पे एनिमल रहता है हम वहां पे बात करते हैं. जैसे हम बात कर सकते हैं हॉटस्पॉट्स की, क्योंकि हॉटस्पॉट्स में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी एक्सट्रीमली रिच होती है. एक्सट्रीमली रिच होने का मतलब क्या है कि वहां पे मोर देन यूजुअल आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, क्योंकि वहां पे जो कंडीशंस हैं सर्वाइवल की वो बेटर होती हैं. सो हमारे पास जो पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे वो 25 थे, अब उनमें 9 और ऐड हो गए हैं, तो हमारे पास 34 हॉटस्पॉट्स टोटल हैं. इन हॉटस्पॉट्स के कुछ नेम्स आपको मेंशन करे गए हैं विच यू नीड टू लर्न, दैट वेस्टर्न घाट्स and Sri Lanka, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma, and आपको मेंशन करा गया है हिमालयन कवर. ओके, हिमालयन कवर. अब when you will be defining hotspots, then you will be saying that biodiversity is extremely rich. Initially we had just 25, now 9 more have been added, so we have overall 34 bio hotspots now. अगर कोई भी रीजन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आती है, सो ये भी पॉइंट याद करना है कि वहां पे एक तो स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए. स्पीशीज रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज्यादा हो, और वहां पे हमें क्या मिले, एंडेमिज्म. ओके, एंडेमिज्म का मतलब है वो फिनोमिना को हम कह रहे हैं एंडेमिज्म. और एंडेमिज्म हम क्यों कहते हैं, जहां पे हमें कौन सी स्पीशीज मिलती है, endemic species. So endemic species are those species which are confined to a particular area. वो उसके अलावा वहां और कहीं नहीं मिलेंगी. जैसे कि आपको कश्मीर में ही सैफरन मिलता है. अब इंडिया में बेसिकली इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या कवर होता है, अगेन यू हैव टू लर्न दैट देयर आर 3 places which are being covered in situ conservation, and these are biosphere reserves. उसके बाद आपको लर्न करना है नेशनल पार्क्स, एंड लास्ट थिंग विच इज कवर्ड इन सीटू कंजर्वेशन आर द सेंचुरीज. नाउ सेंचुरीज में अब, और बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में यू नीड टू लर्न नंबर्स ऑल्सो, दैट वी हैव 14 बायोस्फीयर रिजर्व, वी हैव 90 नेशनल पार्क्स, एंड वी हैव 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो इन सीटू कंजर्वेशन हमारी कंट्री में इन 3 रीजन्स, इन 3 साइट्स पे बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ये आपको याद करना है. कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, 14, नेशनल पार्क्स आर 90 एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर 448 इन नंबर.
इसके अलावा there are certain areas which fall in the category of sacred groves. Sacred groves वो areas होते हैं जहाँ पे किसी particular community का religious belief होता है और हम उन areas को deforest नहीं कर सकते, right? So इसमें भी आपको examples learn करने हैं, जैसे आपको mention करा है काशी, आपको मेंशन करा है जैंतिया हिल्स, जो कि कहाँ लोकेटेड है, आपकी मेघालय में। और नेक्स्ट है आपका अरावली हिल्स। अब अरावली हिल्स कहाँ है आपकी? राजस्थान में। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका। उसके अलावा आपको बुक में और भी एरियाज मेंशन करे गए हैं, जैसे सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट लाइन इसमें आपकी लास्ट लाइन है विच इज बीइंग गिवन दैट मेघालय में जो सेक्रेड ग्रूव्स हैं वो लास्ट ऑप्शन है थ्रेटेंड स्पीशीज को बचाने का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि मेघालय में सेक्रेड ग्रूव्स की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन इफ दिस विल कम एज व्हाट आर सेक्रेड ग्रूव्स, सो दीज आर द एरियाज विच आर बीइंग एसोसिएटेड विद कल्चरल ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीव्स, so these areas cannot be deforested, and in India we have various regions falling in this category, for example Kashi, Jaintia Hills in Meghalaya, Aravalli Hills in Rajasthan, Western Ghats in Karnataka. Then in the last line you will definitely mention that in Meghalaya the sacred groves are the last refugees for a large number of rare and threatened species. Okay, so this was all in situ conservation. Now we are coming to the last topic, that is ex situ conservation. अब कोई भी एनिमल थ्रेटेंड एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है तो उसे स्पेशल ध्यान दिया जाता है, और स्पेशल ध्यान देने के लिए उसे उसके हैबिटेट से अलग करके या तो डाला जाएगा जूलॉजिकल पार्क में या फिर बॉटनिकल गार्डन में, और या फिर उसको सफारी पार्क में डाला जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारों ने माइट बी सफारी राइड करी हो जिसमें हम एनिमल्स को देखते हैं, तो वो भी कंजर्व्ड एरिया होता है जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस, दे कैनॉट डू हंटिंग एटसेट्रा इन ऑल दीज एरियाज, राइट? सो ऑल दीज कैटेगरीज आर टू बी लर्न. Now they may ask you what are the three different regions that come in conservation, so you need to learn all the three. And beside this हम लोग गैमीट प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। अगर किसी एनिमल का काउंट बहुत ज्यादा कम हो रहा है तो हम उसकी गैमीट्स अलग करके गैमीट्स जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं राइट टेम्परेचर पे। जैसे ह्यूमन बींग के केस में स्पर्म स्टोर करे जाते हैं, प्लांट्स के केस में पॉलन स्टोर करा जाता है। तो जब भी कभी एनिमल का काउंट बहुत ज्यादा गिरने लग जाता है, गैमीट स्टोर कर ली जाती हैं और इससे करी जाती है फिर कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग मीन्स डेलिबरेट ब्रीडिंग, forceful breeding is being done by the humans in the animals just to raise their number. तो हम वो क्या करते हैं, सेफर साइड होने के लिए हम उसकी गैमीट्स हमेशा स्टोर करके रख लेते हैं, राइट? इसमें आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी आएगा। जब आपने गैमीट स्टोर करके रख ली, विद योर एस यू कैन फ्यूज दीज गैमीट्स आउटसाइड और आप रेज कर सकते हो एनिमल्स का नंबर। इसमें प्लांट्स के कल्चरिंग मेथड्स भी आते हैं, राइट? हम प्लांट को जब आर्टिफिशियली कल्चर करते हैं लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम देके, जिसे हम सॉइललेस कल्चर में भी पढ़ते हैं, टिश्यू कल्चर में भी हमने देखा है, वो कल्चर मेथड्स भी एक्स सीटू कंजर्वेशन का पार्ट है। हम सीड बैंक्स बना के रखते हैं जिसमें हम किसी भी प्लांट के जीनोम को लाइव रखते हैं। आई मीन if it is alive then we can use it for further generation. So seed bank में एम्ब्रियो को स्पेशल कंडीशंस दी जाती है ताकि it should be alive for a longer period of time. अगर एम्ब्रियो ही डेड हो जाएगा तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगी, प्लांट नहीं बनेगा, राइट? सो
In addition to zoological parks, botanical garden and safari parks, we also talk about gamete preservation, in vitro fertilization, culture methods and seed banks in ex situ conservation. जो अभी मैंने आपको ये पर्पल कलर से बताए हैं, these are special and they may ask you what additional coverage is being considered in ex situ conservation other than zoological parks, botanical garden or safari parks. Okay, so this was all regarding the conservation. Ab we will come to the last summit that is being mentioned in NCERT. ये पॉइंट में हमने मीटिंग्स के बारे में डिस्कस करना है जो आज तक बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए हुई. इसमें जो पहली मीटिंग थी, इट्स नेम वाज द अर्थ समिट. ये पहली हिस्टोरिक कन्वेंशन थी ऑन बायोडाइवर्सिटी, राइट? सो इफ a question will come, what was the name of the historic convention on biological diversity? You have to write the name, the Earth Summit. Okay, कहाँ हुई थी? वेन्यू क्या था? रियो डी जेनेरियो. कौन से ईयर में हुई थी? 1992 में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था और इन्होंने ओथ ली थी कि दैट वी विल वर्क फॉर द बायोडाइवर्सिटी. फॉलो अप करा गया ओके आफ्टर 10 years, मतलब कंट्रीज फिर से आपस में मिली. जो उन्होंने प्रोमिसेस करे थे 1992 में, 2002 में, यानी आज से 20 साल पहले ये दोबारा हुआ था और उसका नाम था मीटिंग का वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कौन से ईयर में हुई थी? एग्जैक्टली 10 years बाद हुई थी पहली वाली के. और अभी हम प्रेजेंट 2022 में हैं, सो हमसे 20 years बैक हुई थी. सो फर्स्ट Earth Summit occurred in 1992. Then follow-up plan was being executed in the year 2002 with the name of World Summit on Sustainable Development, जो हुआ था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पे प्रोमिसेस करे गए थे दैट वी वुड बी वर्किंग फॉर आवर बायोडाइवर्सिटी बिकॉज वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन इट. We have already seen how we are dependent upon them I think we have gone through the video on narrow and broad utilitarian issues. So with this, we have come to an end of term 2 syllabus. Shortly, I will be discussing and explaining you a sample paper that was released by CBSE for you. So stay tuned for more learning videos. Till then, do like, share and subscribe to my channel Online Biology Tutorials. Thank you.